दोस्तों, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर आपको इस पैसेज का PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देश की स्थिति का विचार कीजिए, देश की आबादी का विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई देता है। महोदया, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाएं। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूं काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूं निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के सेंटर्स पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर बारिश से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो शुगर पॉलिसी बनाई है उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें, ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में खेतों में पड़ा हुआ है वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सकें। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है उसमें कई वर्षों से सुन रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधि और MP लिए जाएंगे, लेकिन 6 साल से यह बात उठ रही है परंतु कभी हुआ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय भजन लाल जी अब नए मंत्री बने हैं, यादव भी आए हैं तो कम से कम अब की बार किसानों के नुमाइंदे उसमें होंगे और अधिकारियों के साथ बैठकर किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करेंगे। ऐसा आप अवश्य करवा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके वक्तव्य का स्वागत करता हूं और महोदया, आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान और आदर्श विचार रखें। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा है। बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं और जानकारी भी दी है और कुछ हमारे सदस्य हैं जो विशेषज्ञ भी हैं। इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। बहुत से नेता यहाँ किसानों के नेता भी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही जो किसानों के हित में हैं। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश है। 75% देश की आबादी गांवों में निवास करती है, जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। आदरणीय उपसभापति महोदय, जो बिल मंत्री जी की तरफ से बाल विवाह रोकने के संबंध में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश की जनसंख्या की समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। मेरा कहना है कि हमारे देश में बाल विवाह को एक अपराध घोषित करना चाहिए और रेडियो और अखबार के माध्यम से इस देश की 60 करोड़ जनता के मन में और उसके बीच में इन साधनों से यह बतलाना चाहिए कि बाल विवाह करेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार देश की समस्याओं के मसले पर विचार न करके अपने रेडियो और अखबार का इस्तेमाल केवल राजनीति के उद्देश्य से कर रही है। उपसभापति जी, इस कानून को लाने के पहले भी सरकार का उद्देश्य यह रहा कि हमारे देश में जनसंख्या की जो बाढ़ आ रही है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए और यह हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जानते हैं, जब हम लोग इकट्ठे थे, यानी हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान,
और हम तीनों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, अब कुल आबादी केवल हिंदुस्तान की 62 करोड़ है, बांग्लादेश की 12 करोड़ है और पाकिस्तान की 10 करोड़ है, यानी 80 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी हो चुकी है। हम अपने देश में जो भी विकास कर रहे हैं, इस हमारे विकास के शिशु को बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस से ने एकदम ग्रस्त लिया है और हमारे विकास के नवजात शिशु को इस बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने दबोच लिया है। इसलिए पिछली सरकार ने परिवार नियोजन के लिए एक युद्ध स्तर पर काम शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या? पिछले साल 70 लाख परिवार नियोजन हुए, लेकिन वर्तमान जनता सरकार ने इस एक वर्ष में 2 लाख भी परिवार नियोजन नहीं किए। देश की जनता में परिवार नियोजन के संबंध में जहां वैज्ञानिक प्रचार होना चाहिए था, वहां पर जनता सरकार ने कुत्सित प्रचार किया, जिसके कारण देश के अंदर एक बड़ा ही विषाक्त वातावरण बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रही थी, तो उस समय परिवार नियोजन का युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। उस जमाने में हमारे इलाके में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के खत्म होने के बाद गाँवों में बीमारी की रक्षा के लिए डॉक्टर लोग गाँवों में जाकर चेचक के टीके लगा रहे थे, तो विरोधी दल के लोग, जिनकी हुकूमत चली, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने यह प्रचार किया कि ये टीके चेचक के नहीं हैं, बल्कि ये टीके ऐसे हैं जिससे लोग नपुंसक हो जाएं और उनके कभी बच्चे पैदा न हो। इस तरह से पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झूठा और गलत प्रचार करके इस देश के अंदर जो कार्य परिवार नियोजन के लिए हो रहा था, उसे रोक दिया। महोदय, मैं एक चीज़ आपकी नज़र में लाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं। मैं 14 साल की उम्र में विद्यार्थी था जब महात्मा गांधी और देश के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजी राज में हम कुछ जानते नहीं थे, इतना मालूम था गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है। हमको किसी ने नहीं बताया कि हड़ताल या इसके खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए। दिल में कुछ ऐसा पैदा हुआ कि इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाई, जितने विद्यार्थी थे बाहर निकल आए, आंदोलन चलाया, हम जेल गए। विद्यार्थी जीवन में ही हम बाहर आ गए थे। हमें मालूम नहीं था क्या कानून है और क्या कर सकते हैं। चर्चा करने से पता चला कि इस प्रकार का एक कानून है। ऐसे ही कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे जो भी बंधु मित्र थे हमको पत्र लिखा करते थे या हम उनको पत्र लिखा करते थे। उनके पत्र ना हमको मिले और ना हमारे उनको मिले। जब हम बाहर आए और पूछा कि हमने जो पत्र लिखे थे आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे कि हमको आपके पत्र नहीं मिले। हमने कहा कि हमें भी तुम्हारे पत्र नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि इस कानून का उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। हमें इस चीज़ को देखना है कि अंग्रेज जो या निज़ाम की सरकार हो, सब एक ही हैं। वे अपने फ़ायदे के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है कि आप अच्छे आदमी हो, इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। इस जगह पर कोई दूसरा नेता आ जाए और वह खराब आदमी हो तो वह अपनी सत्ता को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको कायम रखना चाहेगा और इसलिए वह इसका इस्तेमाल करेगा। लोगों की जो रहस्यमय चीज़ें हैं आपस की, परिवार की, सगे संबंधियों की, इसके जरिए उन सब को देखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि यह चीज़ खत्म होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी इससे सहमत नहीं हैं, सहमत जरूर हैं। हो सकता है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हों। क्या मजबूरियां हैं सिर्फ वे ही जानते हैं। जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि अगर कोई ऐसा आदमी सत्ता में आ जाए जो किसी तरह भी सत्ता में रहना चाहता है, विरोधी शक्तियों को खत्म करना चाहता है, विरोधी दलों को खत्म करना चाहता है, वह इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ कर सकता है।
यह बड़ा खतरनाक कानून है, इसको बदलना ही चाहिए। श्री गोपाल स्वामी ने इसको बदलने की जो बात कही है वह बिल्कुल साफ है। यह कानून अंग्रेजों की सत्ता के लिए था, हमारे लिए यह नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार के लिए इस कानून को बनाए रखना शोभा नहीं देता है। पोस्टल आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार को कोई अख्तियार नहीं। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए डिक्टेशन थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट का जवाब भी देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।